नमस्कार। मैं अशोक कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, कंकड़बाग, पटना। आज आपके समक्ष कक्षा द्वादश की पुस्तक आरोह का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ है फिराक गोरखपुरी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शायरी की दुनिया के बादशाह मिर्ज़ा गालिब को। इनसे कौन ऐसा है जो परिचित न हो। दूसरे हैं मीर तकी मीर, जिनका प्रभाव शायरी पर ही नहीं अपितु शायरों पर भी उतना ही गहरा है। और तीसरे हैं फिराक गोरखपुरी, जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। फिराक गोरखपुरी। बहुत पहले तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिंदगी को दूर से पहचान लेने वाले मगर जिंदगी को बहुत करीब से जीने वाले शायर हैं फिराक गोरखपुरी। आइए हम इनसे थोड़ा परिचित हों। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन सन 1983 में हुआ। फिराक गोरखपुरी साहब अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त किए। 1917 में फिराक साहब डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, मगर देश की स्वतंत्रता का भाव इनके ऊपर इतना गहरा था कि एक वर्ष में 1918 में ये स्वाधीनता आंदोलन के कारण पद त्याग कर दिए और 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। लगभग 1.5 वर्षों तक ये जेल में रहे। बाद में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हुए। आइए हम फिराक साहब की कुछ कृतियों के बारे में जानें। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई प्रमुख है। फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू सम्मान के साथ ही और अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। हमें फिराक गोरखपुरी की रुबाई पढ़नी है तो सबसे पहले हम यह जानें कि रुबाई वास्तव में है क्या। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है, या यूं कहें कि यह उर्दू और फारसी की एक लेखन शैली है। रुबाई में 4 पंक्तियां होती हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, उसमें कोई तुक नहीं होता। यहाँ मीर की एक रुबाई है। क्या मीर तुझे जान हुई थी भारी, जो उस बुत ए संग दिल से की थी यारी। बीमार क्या भला कोई होवे उसका, परहेज करे जिससे खुदाई सारी। इसमें पहली पंक्ति में भारी, दूसरी पंक्ति में यारी और चौथी पंक्ति में सारी, इन शब्दों में तुक मिलता है, मगर तीसरी पंक्ति में तुक नहीं मिलता। तो यह है रुबाई छंद। हमें फिराक की रुबाई पढ़नी है। इनमें जो कुछ रुबाइयाँ हैं, विशेषकर इन रुबाइयों में ग्रामीण क्षेत्र के बड़े ही सुंदर दृश्यों को फिराक गोरखपुरी ने समेटा है। जो पहली रुबाई है, इसमें एक माँ और उसके छोटे से नन्हे से प्यारे बेटे के बीच जो प्रेम का भाव प्रकट होता है, वह इस रुबाई में देखने को मिलता है। अपने आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में झुलाती है, उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ अपने उस छोटे से बच्चे को दोनों हाथ में लेकर और हवा में लोकाती है। लोकाना जो है वो मूलतः भोजपुरी का शब्द है, जिसका बड़ी सुंदर ढंग से फिराक साहब
ने प्रयोग किया है, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, यह भोजपुरी का क्षेत्र है। तो हाथों में लेकर माँ अपने बच्चे को ऊपर उछालती है और पुनः उसे पकड़ लेती है। इस क्रम में वह बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। यह जिसकी गोद भर गई है, वह माँ जो अपने नन्हे बच्चे को पा करके धन्य हो गई है, वह गोद भरी उसे अपने हाथों में लेकर झुलाती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उस बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी गूंज उठती है चारों ओर। यहाँ चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग हुआ है। यह चांद का टुकड़ा उस माँ का अपना नन्हा बच्चा है, जो बहुत ही प्यारा है। जो दूसरी रुबाई है, इसमें वही माँ अपने उस नन्हे बच्चे को नहलाती है। इस नहलाने के भाव को फिराक ने बहुत सुंदर ढंग से उतारा है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। माँ उस अपने नन्हे बच्चे को स्वच्छ जल से, निर्मल जल से, उस छलके ताजे हिलते डुलते जल से नहलाती है। और वो छोटा सा बच्चा जिसके बड़े बड़े बाल, गेसु मतलब बाल, केस जो उलझे हुए होते हैं, उन उलझे हुए गेसुओं में, उन बालों में माँ बड़े धैर्य के साथ कंघी करती है। यह बड़ा ही कठिन काम है। एक छोटे बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करना यह माँ ही कर सकती है। वह जानती है कि अगर थोड़ी भी कंघी खिंच गई तो बच्चा दर्द से बिलबिला उठेगा। वह माँ बड़ी धैर्य के साथ और बड़ी अपने ममत्व के साथ कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। कंघी करने के बाद माँ आंगन में बैठी है और उस बच्चे को अपने घुटनों के बीच में ले लेती है और फिर उसे कपड़े पहनाती है। इस क्रम में वह नन्हा बच्चा एक टक अपने माँ के चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में जो प्रेम भरा है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, इस प्रेम भरी मुस्कान को देखकर माँ धन्य हो जाती है। उस मुस्कान को कवि ने कोई शब्द न देते हुए सबको लगता है देखने के लिए आवाहित किया है कि जरा देखें किस प्यार से वह बच्चा अपने माँ को देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। और माँ और बेटे दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं। जो तीसरी रुबाई है, इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पर्वों का जो महत्व है, पर्व के दिन जो उत्साह है, उसका वर्णन फिराक साहब ने किया। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। उस दीपावली की शाम हमारे घर पुते हुए जिस तरह होते हैं, घर पुता है और उसे सजाया गया है। उस दिन बड़े शौक से चीनी के खिलौने और जगमगाते हुए लावे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ निर्धनता है, गरीबी है, वहाँ के उस रूप को अपनी इस रुबाई में फिराक ने उतारा है कि चीनी के खिलौने, हाथी, घोड़ा इत्यादि बनते हैं और उसे लोग अपने घरों में लाते हैं। इन्हीं खिलौनों के बीच वो रूपवती, वह माँ जिसके मुखड़े पे एक नर्म दमक है, एक लहाज, एक अपने बेटे के प्रति ममत्व से भरा हुआ भाव, संकोच और भारतीय परंपरा में घर के भीतर रहने वाली उस माँ का जो परिवेश है, उस परिवेश के बीच वह रूपवती मुखड़ा उस माँ का जो है, वह अपने बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है। आप कल्पना करेंगे, बच्चे का जो घरौंदा है, घरौंदा यानी मिट्टी से बच्चा जो खिलौने का घर बनाता है, माँ उसमें दीपक लेकर जला रही है और उस दीपक का प्रकाश उस माँ के चेहरे पर पड़ रहा है। संध्या के समय में
उस दीपक के लौ में माँ का चेहरा दमक रहा है। लेकिन एक और खुशी है, अपने बच्चे के घरौंदे में जो दीपक जला रही है, उस भाव से उसके चेहरे पर और भी खुशी और भी चमक आ जाती है। तीसरी रुबाई में फिराक साहब लिखते हैं, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। एक गरीब घर, एक बिल्कुल साधारण घर में एक नन्हा सा बच्चा चांद पे ललचाया हुआ है, आंगन में ठुनक रहा है। यह जो ठुनकना शब्द है बहुत ही प्यारा है। बच्चा जब रोता है धीरे धीरे रोता है, और कभी कभी वह भूल भी जाता है कि मुझे रोना है, मैं रो रहा हूँ। फिर जब उसे याद आता है थोड़ी देर में रोने लगता है। इसको ठुनकना कहते हैं, धीरे धीरे रोता है। तो यह बच्चा रो रहा है, जिद आया है, यानी उसने जिद पकड़ी है। यह जिद कौन सी है? उसे चांद चाहिए, चांद चाहिए। तुलसी ने भी लिखा, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करतार बजाई के नाचत, माँ तु समय मन मोद भरे। बालक राम किस प्रकार चंद्रमा को मांगते हैं, सूर्य के कृष्ण भी उस चंद्रमा को चाहते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। हर बच्चे का जो भाव है उस चंद्रमा के प्रति वैसा ही है, और हर माँ का वह बच्चा राम है, कृष्ण है। तो यह बच्चा जिद किए हुए है कि उसे चंद्रमा चाहिए, यह चांद आज खिलौना बन जाना चाहिए। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। कितनी विवशता है उस माँ की, उस चांद को कैसे लाएगी? लेकिन माँ वाकई कितनी चालाक है, माँ कितनी चतुर है। अपने बेटे के इस भाव को कैसे वह पूरा करती है। दर्पण अपने बेटे को देती है, और दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। उस आईने में उस चांद को दिखाती है, और उस अपने बेटे को उस चांद को दिखाकर उसे संतुष्ट करना चाहती है। देख चांद तो तुम्हारे पास है, इस आईने में चांद उतर आया है। चांद की वह छाया भी चांद की तरह है उस बच्चे के लिए। और दूसरे अर्थों में आप देखेंगे कि उस आईने में जब वह बच्चा देखता है तो उसका भी चेहरा उस आईने में दिखता है, और उसका चेहरा भी उस माँ के लिए चांद ही है। तो देख आईने में चांद उतर आया है। माँ अपने बच्चे को ऐसे समझाती है, ऐसे मनाती है। जो अगली रुबाई है उसमें रक्षाबंधन का वर्णन है। हमारे त्योहारों में सबसे पवित्र त्योहार, भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सुबह वाकई पर्व त्योहारों का जो दिन है, अनोखी अनुभूति का दिन होता है। यह अनोखी अनुभूति इस अर्थ में कि उस दिन जो ही हम सुबह उठते हैं लगता है आज कुछ बदला बदला है, आज की सुबह कुछ अलग है, आज वातावरण में रंग कुछ अलग हैं, रंग कुछ खुशनुमा रंग हैं बिखरे हुए वातावरण में। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, कवि ने उस छोटी सी बहन को रस की पुतली कहा है, क्योंकि उसके भीतर इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि वह रस की पुतली हो गई है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। यह वर्षा ऋतु का समय है। आसमान में हल्की हल्की घटा छाई है, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी। आप देखेंगे कि कितना सुंदर वर्णन यहाँ है। जिस प्रकार सावन का संबंध घटा से है, घटा का संबंध बिजली से है, ठीक वैसे ही भाई का संबंध बहन से है। यह जो प्यारा सा संबंध है, बहन इतनी उत्साहित है कि वह जो राखी है
रक्षाबंधन के दिन वह अपनी भाई की कलाई पर बांध रही है। कवि कहता है यह राखी जो है वह बिजली की तरह इसके लच्छे चमक रहे हैं। और इतना प्यारा त्यौहार, आप कल्पना करें, एक नन्ही बहन अपने भाई को जो उससे बड़ा है राखी बांधने के लिए आती है, कितनी उत्साहित है, चेहरे पर मुस्कान है, उसके अंग अंग रोमांचित हैं। वह अपने भाई के सामने आरती की थाली लाती है, चंदन टीका रोली करती है, प्यार से उसे मिठाई खिलाती है और राखी बांधती है। आप देखेंगे एक वह भाई जो अपनी बहन से अगर थोड़ा ठिठोली करना चाहता है तो राखी बांधने के बाद वह कहता है, जब प्रश्नवाचक दृष्टि से बहन भाई की ओर देख रही होती है तो वह कहता है कि अरे तुम्हारे लिए तो मैंने कोई गिफ्ट लाया नहीं, मैं कोई उपहार लाया नहीं। तुरंत जो है बहन के चेहरे की चमक गायब हो जाती है, वह थोड़ी रूठ सी जाती है और इतने में भाई जो है उसके लिए प्यार से लाया हुआ उपहार उसके सामने कर देता है। आप फिर से वह बहन खिलखिला जाती है, मुस्कुराकर वह अपने भाई को देखती है, उपहार लेती है और फिर उछलती कूदती रहती है। तो बड़ा ही प्यार भरा, बड़ा ही ममत्व भरा यह त्यौहार है रक्षाबंधन। इस प्रकार इस पाठ में जो रुबाइयाँ हैं उसमें फिराक गोरखपुरी साहब ने ग्रामीण क्षेत्र के शब्दों को लेकर, देशज शब्दों को लेकर बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बच्चे और माँ के बीच का जो प्रेम व्यवहार है, पर्व त्योहारों के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति होती है, जिस प्रकार से लोग अभाव में अपने पर्वों को मनाते हैं, और उसके साथ ही साथ भाई और बहन के बीच का जो इतना सुंदर सा प्यारा सा ये रिश्ता है जो रक्षाबंधन के दिन दिखता है और वर्ष भर वह प्यार पलता रहता है, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी साहब ने समेटा है। इस रुबाई में जगह जगह बड़े सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे जो पहली रुबाई है उसमें दृश्य बिंब का बहुत सुंदर प्रयोग है। चांद का जो प्रयोग है, चांद के टुकड़े को यहाँ दृश्य बिंब है, गतिशील बिंब भी है, इसमें जो लुका रही है माँ अपने बच्चे को। इसके साथ साथ जब बच्चा खिलखिलाकर हंसता है वहाँ श्रव्य बिंब है। इसके अलावे इन रुबाइयों में जो देशज शब्दाएँ हैं, लोका देती है, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही सुंदर प्रयोग हैं। और ये रुबाइयाँ फिराक की अपनी शायरी की अलग पहचान है। धन्यवाद।